आज हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का सम्मान करते हैं। भारत के करिश्माई सैन्य नेता, जिनके साहस और रणनीतिक प्रतिभा ने हमारे देश को 1971 के युद्ध में विजय दिलाई। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ के नेतृत्व ने सशस्त्र बलों में नए मानक स्थापित किए। हमारे साथ जुड़ें जब हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने अपनी ईमानदारी, हास्य और देशभक्ति से पीढ़ियों को प्रेरित किया। स्वागत है उस पॉडकास्ट में जो इतिहास के दंतकथाओं को जीवंत बनाता है। आज रात हम भारतीय सैन्य इतिहास के एक महान शख्सियत के जीवन की यात्रा करेंगे। हमारे साथ हैं महान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर स्वयं। जनरल मानेकशॉ, यह सम्मान की बात है। धन्यवाद। यहां आकर अपनी कहानी साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपने एक असाधारण जीवन जिया है, सर। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप 1914 में जन्मे थे, जब प्रथम विश्व युद्ध चरम पर था। बच्चे के रूप में सैम मानेकशॉ कैसे थे? मैं 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में जन्मा था। मेरा परिवार पारसी था। मेरे पिता दोराबजी मानेकशॉ ब्रिटिश भारतीय सेना में डॉक्टर थे और मेरी मां हीराबाई गृहिणी थीं। अनुशासन और शिक्षा को घर में हमेशा महत्व दिया जाता था। मैं बड़ा हुआ यह जानते हुए कि राष्ट्र की सेवा एक सम्मानजनक मार्ग है। एक लड़के के रूप में मैं नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ता था, जहां मेरा बड़ा भाई वास्तव में प्रिंसिपल था। शेरवुड कठोर था और मेरे दिन किताबों और खेलों से भरे रहते थे। तब भी मैंने उस जिद्दी आत्मा का थोड़ा सा प्रदर्शन किया। मैं अपनी उम्र के लिए हमेशा लंबा था, बुद्धिमान लेकिन शरारती भी। मुझे कई स्वस्थ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी सीख ली। वास्तव में मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने तकिए के नीचे कैंडी छुपाता था। हेडमास्टर ने उन्हें ढूंढ लिया और डांटा, लेकिन मैं मुस्कुराया और कहा कि यह मनोबल के लिए है। उन कोमल डांटों ने मुझे गलती स्वीकार करने सिखाई। जब मैं स्कूल खत्म कर रहा था, तो मुझे पता था कि मैं एक सैनिक बनना चाहता हूं, जैसे मेरे पिता। 1932 में मैं देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के लिए चुने गए पहले 40 कैडेट्स में से था। वह गर्व का क्षण था। इसका मतलब था कि भारतीयों को आखिरकार अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन मैं सफल रहा। हमने अभ्यास किया, रणनीति का अध्ययन किया, लड़ने और सख्त कोड के अनुसार जीवन जीने का तरीका सीखा। मैंने निशानेबाजी के लिए भी पुरस्कार जीता। और जल्द ही आप एक युवा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। हाँ, फरवरी 1934 में मैं 12वीं फ्रंटियर फोर्स राइफल्स में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। मेरी कल्पना करें, मैं अभी केवल 20 साल का था, पहली बार वर्दी में। उसी समय मेरी शादी भी हुई, मेरी प्यारी पत्नी सिलो से। हम 1927 में लाहौर में मिले और 1929 में शादी की। वह बॉम्बे की थीं और एल्फिनस्टोन कॉलेज से स्नातक थीं। होशियार, चतुर और एक उत्कृष्ट पत्नी थीं। अपने करियर के दौरान वह हर शांति और युद्ध में मेरे साथ खड़ी रहीं। बाद में हमारे 2 बेटियां भी हुईं। परिवार मेरी नींव था, भले ही मैं लड़ाई के लिए दूर रहता था। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। आप बर्मा में लड़े और वे अनुभव लेजेंडरी बन गए। 1940 के दशक की शुरुआत अंधकारमय समय थी। मैं 1942 में अपने बटालियन के साथ बर्मा में तैनात था, जब जापानी आक्रमण तट पर फैल रहा था और भारत को धमका रहा था। मैंने 4वीं बटालियन 12वीं फ्रंटियर फोर्स की ए कंपनी का नेतृत्व किया। फरवरी 1942 में एक दिन सिट्टांग नदी के किनारे हमें आदेश मिला कि दुश्मन को पीछे हटने देना, ताकि हमारी सेनाएं पुल तोड़कर सुरक्षित पीछे हट सकें। मेरे सैनिकों और मैंने जोरदार लड़ाई लड़ी। एक प्रत्याक्रमण के दौरान मुझे दुश्मन की मशीन गन की गोली से गोली लगी। 9 गोलियों ने मेरे पेट को चीर दिया। मैं गिर पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं जीवित रह पाऊंगा। मैं एक फील्ड अस्पताल में जाग गया। ड्यूटी पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई सर्जन हैरान थे कि मैं जिंदा हूं। उन्होंने सीधी बात में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटा? मैं मुस्कुराने की कोशिश कर पाया और कहा, एक खून खराबा खच्चर ने मुझे लात मारी। एक पल के लिए उन्होंने भौहें चढ़ाईं और फिर हंस पड़े। उन्होंने देखा कि मेरी ह्यूमर की भावना अभी भी जीवित है और उन्होंने कहा, तुम्हें बचाने लायक हो। उस दिन उन्होंने मेरी जान बचाई।
बाद में जैसे ही मेरी परीक्षा की खबर फैली, मेजर जनरल डेविड कॉवन 17वीं भारतीय डिवीजन के कमांडर आए। उन्होंने अपनी मिलिट्री क्रॉस रिबन उतारकर मेरी छाती पर लगा दी और कहा, एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस नहीं मिल सकता। मैं जिंदा था और उस पदक को गर्व से पहनता रहा। उस युद्ध ने मुझे कई सबक सिखाए। आग के नीचे साहस, अंधेरे समय में हास्य का महत्व और सैनिकों की गहरी निष्ठा। मेरी कंपनी के पुरुष, जिनमें मेरे विश्वसनीय बटमैन शेर सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने मुझे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, सच्चे नायक हैं। मैं उन घावों से कई सर्जरी के बाद उबर गया और जल्द ही फिर से मोर्चे पर वापस आ गया। अभी भी बर्मा में, अभी भी लड़ रहा था। युद्ध के अंत से पहले मुझे दूसरी बार चोट लगी, लेकिन हर बार मैं जीवित रहा और मजबूत होकर लौटा। आपने इस समय के दौरान उपनाम साम बहादुर कमाया, ये कैसे हुआ? भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों ने मुझे वह नाम दिया। स्वतंत्रता के बाद मैं 8वें गोरखा राइफल्स में शामिल हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों को बदल दिया गया था और मैं पहले भारतीय बन गया जिसने एक गोरखा बटालियन का नेतृत्व किया। एक दिन मैं एक युवा गोरखा पहरेदार से मिला। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने कहा, हरका बहादुर गुरंग। मैंने पूछा, क्या उसे मेरा नाम पता है? एक पल के बाद उसने ऊपर देखा और जवाब दिया, साम बहादुर। उसका मतलब था बहादुर साम। मुझे वह नाम अच्छा लगा। बहादुर का मतलब है बहादुर, और मैं निश्चित रूप से गोरखा सैनिकों की अद्भुत बहादुरी का सम्मान करता था। नाम साम बहादुर मेरे साथ चिपक गया। यह मुझे याद दिलाता था कि मैं भी उसके अनुसार जीवन बिताऊं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आपका करियर कैसे आगे बढ़ा? स्वतंत्रता और विभाजन के बाद कई चीजें बदल गईं। मेरी पुरानी रेजिमेंट 12वीं फ्रंटियर फोर्स राइफल्स पाकिस्तान सेना में चली गई। मैंने भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में स्थानांतरण किया, जो मेरा नया घर बन गई। देश अशांत था। हमें तुरंत ही 1946-48 में कश्मीर पर पहले भारत-पाक युद्ध में डाल दिया गया। मैं अभी एक युवा अधिकारी था, लेकिन हमने महत्वपूर्ण पर्वतीय पासों और शहरों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। यह क्रूर पर्वतीय युद्ध था, लेकिन हमने रेखा को बनाए रखा और कुछ क्षेत्र मुक्त कराए। 1983 में मुझे 8वीं गोरखा राइफल्स के कर्नल पद पर नियुक्त किया गया, जो मैंने गर्व के साथ आखिरी दिन तक संभाला। सैनिक मुझे बहादुर कहते थे। आगामी वर्षों में मैं पदोन्नति के माध्यम से बढ़ता रहा। मैंने क्वेटा में एक स्टाफ कोर्स किया, स्टाफ ड्यूटीज में सेवा दी और यहां तक कि जापानी आत्मसमर्पण के बाद इंडो चीन में कैदियों के पुनर्वास में मदद करने के लिए 1 साल बिताया। मैं 1946 में ऑस्ट्रेलिया के लिए व्याख्यान यात्रा पर गया, युद्ध से हमारे सबक साझा करते हुए। भारत में वापस मैंने विभाजन के दौरान अभियानों की योजना बनाने में मदद की। 1997 या उसके आसपास मैं एक ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहा था और बाद में इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बन गया। मैं 21वें कैवलरी का कर्नल भी बना। अंततः मैंने जम्मू और कश्मीर में एक डिवीजन का नेतृत्व किया और बाद में उत्तर पूर्व में एक सेना कोर का संचालन किया। प्रत्येक भूमिका ने मुझे आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। 1961 में आप प्रसिद्ध रूप से रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के सामने खड़े हुए। क्या हुआ? हाँ, वे समय चुनौतीपूर्ण थे। श्री कृष्ण मेनन बहुत राजनीतिक थे और सेना के नेतृत्व के बारे में उनके मजबूत विचार थे। वह लेफ्टिनेंट जनरल थिमैया को राजनीतिक कारणों से सेना प्रमुख के रूप में हटाना चाहते थे और उन्होंने मुझे इसका समर्थन करने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया। मैंने मंत्री को कहा कि सेना का उपयोग राजनीतिक शतरंज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे मुझे कुछ दुश्मन मिले। 1962 के मध्य में मुझे वास्तव में किनारे कर दिया गया और मुझे कुछ ने मृत एंड पोस्टिंग कहा। मुझे जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाया गया, शेयरवुड कॉलेज, जो इतने वर्षों के बाद निराशाजनक था, लेकिन भाग्य साहसी का साथ देता है। 1962 के पतझड़ में जब चीन ने आक्रमण किया, श्री मेनन ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने फिर मुझे असम में अग्रिम पंक्ति में वापस भेजा। जब मैं पहुंचा, हमारे सैनिक निराश हो चुके थे, सोच रहे थे कि चीनी अजेय दिग्गज हैं। मेरी पहली आदेश डिवीजन को स्पष्ट था, बिना लिखित आदेश के कोई वापसी नहीं होगी और वे आदेश कभी जारी नहीं किए जाएंगे। सैनिकों ने जयकारा लगाया।
मैं बंकरों के चारों ओर चलता रहा, बात करता रहा, हंसता रहा, उन्हें मनाता रहा कि चीनी सैनिक 10 फीट लंबे नहीं हैं, बस एक सामान्य आदमी है। उसी के साथ पीछे हटना रुक गया और हमारी रक्षा मजबूत हो गई। यह एक गर्व का पल था। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से डटे रहे। मनोबल फिर से बढ़ गया और सेना ने प्रभावी ढंग से वापस लड़ना शुरू कर दिया। वह प्रतीकात्मक है, जनरल। वास्तव में उस समय का एक उद्धरण हमारे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में खुदा हुआ है। दिसंबर 1962 तक एक संघर्ष विराम लागू था। आपको न्याय मिला। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ये कठिन सबक थे। नेतृत्व का मतलब अपने विश्वासों के साथ खड़ा रहना है, भले ही यह अप्रिय हो। अगले साल 1963 में मुझे वेस्टर्न कमांड के सेना कमांडर की नियुक्ति मिली। फिर 1964 में मैंने ईस्टर्न कमांड संभाली, जो पूर्व पाकिस्तान का सामना करता है। आपके आदेश पर पूर्वी और पश्चिमी कमांड दोनों ने कार्रवाई देखी। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध अगला बड़ा परीक्षण था। वास्तव में 1965 में पाकिस्तान ने हमारे पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर हमला किया। मैं पूर्वी क्षेत्र की देखरेख कर रहा था, लेकिन हम पश्चिम में रक्षा मजबूत करने में भी शामिल थे। लड़ाई बहुत तेज थी। रेगिस्तान में टैंक टकरा रहे थे, पहाड़ियों पर पैदल सेना लड़ रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपना स्थान बनाए रखा और धीरे धीरे आक्रमणकारियों को पीछे धकेला। युद्ध स्टेलमेट में समाप्त हुआ, लेकिन हमने साबित कर दिया कि हमारी सेना कमजोर नहीं है। हमें कुछ नुकसान हुआ, हाँ, लेकिन हमने सभी दुश्मन के आक्रमणों को रोक दिया। मेरे लिए असली हीरो सैनिक थे, युवा पुरुष जिन्होंने लड़ाई लड़ी और कभी-कभी मरे भी। जीत या हार उससे कम मायने रखती है कि उन्होंने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आपके नेतृत्व ने चमक दिखाई। 1959 में आप सेना प्रमुख बने। यह कैसा लगा? जून 1959 में प्रमुख बनना एक गंभीर सम्मान था। मुझे याद है कि जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला तो मैं प्रार्थना में घुटनों के बल था। भारत के सेना प्रमुख का पद आप हल्के में नहीं लेते। मैंने राष्ट्र, अपने परिवार और उन युवा अधिकारियों से वादा किया जो मेरा अनुसरण कर रहे थे कि मैं अपनी पूरी क्षमता से सेवा करूंगा। फिर आया 1971, एक ऐसा साल जिसने उपमहाद्वीप को बदल दिया। क्या आप हमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अपनी भूमिका के बारे में बता सकते हैं? 1971, मैं उस साल को कभी नहीं भूलूंगा। वसंत तक पूर्व पाकिस्तान अशांत था। लाखों हमारे हिंदू भाई बहन शरणार्थी बनकर भारत भाग रहे थे, अत्याचार से बचने के लिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को पता था कि कुछ न कुछ कदम उठाना जरूरी है, लेकिन वे जोखिमों को लेकर चिंतित थे। प्रधानमंत्री मुझसे जल्दी मिली और पूछा, जनरल, क्या आप इन लोगों और सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? यह मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैंने कहा, महोदया प्रधानमंत्री, मैं वर्षों से तैयार हूं। मैं हमेशा तैयार रहता हूं, स्वीटी। और उन्होंने मेरी सीधी बात पर मुस्कुराहट दी। मेरी टीम ने आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन मैंने जोर दिया कि हम मानसून सीजन खत्म होने का इंतजार करें। मुझे पता था कि बंगाल की बारिश में लड़ाई बहुत भयंकर होगी, बाढ़ग्रस्त खेत और जंगल। मैंने श्रीमती गांधी से कहा, अभी आक्रमण किया तो हमारे सैनिक मिट्टी में डूब जाएंगे। हमने अक्टूबर तक इंतजार किया, जब आकाश साफ हो गया और जमीन सूख गई। इस बीच हमने सेना की तैयारी की, पुरुषों और सामग्री को स्थानांतरित किया और दुनिया को चेतावनी दी कि मानवीय संकट बन रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों के अपने ही योजनाएं थीं। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने पहली गोली चलाई। पश्चिम में हमारे हवाई अड्डों पर बमबारी की। इससे भारत को जवाब देने का कानूनी कारण मिला। हमने अपने सैनिकों को हरी झंडी दी। 4 दिसंबर को मैंने अपने जनरलों को एक बैठक में प्रसिद्ध रूप से संबोधित किया और कहा, सज्जनों, समय आ गया है। दुश्मन ने हम पर युद्ध घोषित कर दिया है। हम स्वीकार करेंगे। हमने बहुआयामी आक्रमण शुरू किए, पूर्व पाकिस्तान में भूमि, वायु और समुद्र से, और पश्चिम में सीमित अभियान चलाए ताकि वहां उनके बलों को बांधा जा सके। हमारी रणनीति स्पष्ट थी, जल्दी से ढाका को घेरें और पाकिस्तानी बलों को काट दें। अगले 2 हफ्तों में हमारी सेनाओं ने बिजली की गति से प्रगति की। ब्रिगेडें मेघना और जमुना घाटियों के माध्यम से चलीं, पूर्व पाकिस्तान की रक्षा ढह गई
और हमारे सैनिक शहर से शहर मार्च करते गए। हमारी वायुसेना और नौसेना ने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को सुरक्षित किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें मैंने पूर्वी मोर्चे का जिम्मा सौंपा था, शानदार प्रदर्शन किया। 16 दिसंबर तक ढाका में घिरे हुए लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी और 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक हमारे संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर गए। 93,000। मैंने इंदिरा से कहा, सुनिश्चित करो कि तुम्हारे आंकड़े सही हैं, नहीं तो तुम कभी भी इस संख्या को नहीं भुला पाओगी। और मैंने सुझाव दिया कि हम जनरल अरोड़ा को सभी की ओर से आत्मसमर्पण स्वीकार करने दें। इस जीत ने एक नई राष्ट्र की स्थापना की। बांग्लादेश का जन्म हुआ। उत्साह अविश्वसनीय था। लेकिन मैंने जोर दिया कि हम पाकिस्तानी पीओडब्ल्यूज का सम्मान के साथ व्यवहार करें। जो उन्होंने सहा, उसका बदला क्रूरता से नहीं लिया जाना चाहिए। दुनिया ने देखा कि हमारी सेना ने बिना रक्तपात के कितने ही पुरुषों को पकड़ लिया। श्रीमती गांधी ने मुझसे यहां तक कहा कि मैं ढाका जाकर आत्मसमर्पण स्वीकार करूं। मैंने उन्हें कहा, महोदया प्रधानमंत्री, यदि यह पूरे पाकिस्तानी सेना की बिना शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए है, तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। अन्यथा वह सम्मान जनरल ऑनरोरा को ही मिलना चाहिए। अंत में ऑनरोरा ने इसे स्वीकार कर लिया और मुझे लगा कि यह सही था। वो युद्ध मेरे करियर का सबसे अच्छा समय था, लेकिन यह सेना की जीत थी, मेरी नहीं। कोई भी जनरल बताएगा, युद्ध जीतने वाले सैनिक ही होते हैं। मैं बस वही व्यक्ति हूं जिसे दोष या श्रेय लेने को कहा गया। उस युद्ध के बाद हर जगह मैं जब दौरे पर जाता, पंजाब के गांव, कोलकाता के शहर, लोग चिल्लाते, इंडिया जिंदाबाद, सम बहादुर जिंदाबाद। यह दिल को छू लेने वाला था, लेकिन मुझे हमेशा याद दिलाया गया, यह उनके लिए था, मेरे लिए नहीं। उस सच उपलब्धि के बाद आपको उचित सम्मानित किया गया। आपको 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण मिला और फिर 26 जनवरी 1973 को आपको फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत किया गया। वह पहले भारतीय जिन्होंने यह रैंक प्राप्त की। फील्ड मार्शल, यह कहने में अभी भी थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मैं 1973 गणतंत्र दिवस पर सेना का पहला फील्ड मार्शल बना, साथ ही फील्ड मार्शल करियप्पा के साथ, जिन्होंने 1986 में अपनी रैंक प्राप्त की। यह सर्वोच्च सम्मान है और यह जीवन भर के लिए दिया गया था। यह कोई भूमिका नहीं बल्कि सेवा को सम्मानित करने का एक सलाम था। तब तक मैं लगभग 40 वर्षों से वर्दी में था। 15 जनवरी 1973 को उस पदोन्नति के सिर्फ 2 सप्ताह बाद मैंने आधिकारिक रूप से सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। हालांकि निश्चित रूप से फील्ड मार्शल कभी भी आत्मा में सेवानिवृत्त नहीं होते। सेवानिवृत्ति के बाद मैं नीलगिरी में कून्नूर में बस गया। मेरी प्रिय पत्नी सिलो और मैं वहां चुपचाप रहते थे। मैंने कुछ व्याख्यान दिए, थोड़ा लिखा और कोशिश की कि यदि कभी भारत को सलाह की जरूरत हो तो उपलब्ध रहूं। मैंने कभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया। एक बार लोगों ने श्रीमती गांधी से मजाक में कहा, जनरल मनोक शॉ आपको प्रधानमंत्री के रूप में बदल सकते हैं। उन्होंने मुझसे सामान्य तरीके से पूछा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महोदया प्रधानमंत्री, मेरी नाक लंबी है, मैं बस इसे दूसरों के मामलों में नहीं घुसाता। हम दोनों हंसे, लेकिन उन्हें पता था कि यह सच है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, केवल कर्तव्य था। आपकी ईमानदारी और चतुराई की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। आपने वर्षों में कई बुद्धिमान बातें साझा की हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि नेतृत्व और सेवा आपके लिए क्या मायने रखते हैं? नेतृत्व को समझाना सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन है। आपको सबसे पहले तैयार रहना चाहिए कि आप अपने पुरुषों से जो भी कहें, उसे करने को तैयार हों। आपको ईमानदार होना चाहिए, यहां तक कि बहुत अधिक भी। मैं हमेशा कहता था कि हाँ मैन खतरनाक होता है। जो व्यक्ति बिना सवाल किए बस आदेशों का पालन करता है, वह वास्तव में नेतृत्व नहीं कर सकता। एक कमांडर को सुनना, अनुकूलित करना और गलतियों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। मुझे अधिकारियों को याद दिलाना अच्छा लगता है कि पेशेवर ज्ञान और योग्यता आधार हैं। यदि आपके सैनिक नहीं जानते कि आप अपना काम जानते हैं, तो वे कभी भी आपको एक नेता के रूप में सम्मान नहीं देंगे। और बहादुरी? मैं हमेशा सैनिकों से कहता था,
अगर कोई आदमी कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वह एक गुरखा है। युद्ध में डर सामान्य है। जो महत्वपूर्ण है वह है उस डर के बावजूद साहस दिखाना और यह जानना कि आपने कड़ी मेहनत की है। मैं खुद अपने हर युद्ध में अपने ही डर को लेकर गया और अपना कर्तव्य निभाया। मैं यह भी मानता था कि अपने सैनिकों का ख्याल रखना जरूरी है। सेना की महिलाएं और पुरुष परिवार की तरह हैं। मैं कहता, मैं एक जनरल हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आपका दर्शन स्पष्ट रूप से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। अंत में, जनरल मानेकशॉ, आप किस विरासत को छोड़ने की आशा करते हैं? मैं आशा करता हूं कि मुझे एक ऐसे सैनिक के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपने कर्तव्य को सम्मान के साथ निभाया, अपने सैनिकों और अपने देश की परवाह की। मैंने जो भी किया वह मेरे भारतीय साथियों के लिए सही समझा। जिन युद्धों का मैंने नेतृत्व किया, बर्मा के जंगलों से लेकर बांग्लादेश के मैदानों तक, वे बहादुर युवा सैनिकों द्वारा लड़े गए। यदि मेरी कोई विरासत है तो वह उनके पास है। अंत में, एक नेता का मापदंड यह नहीं है कि वह कितना अच्छा करता है, बल्कि यह है कि उसके लोग कितने अच्छे प्रदर्शन करते हैं। तो मैं हर युवा व्यक्ति से कहना चाहता हूं, सेवा का सपना देखो, अपने चरित्र पर काम करो और सही के लिए खड़ा होने के लिए तैयार रहो। यही मेरी जिंदगी थी। मेरी जिंदगी अमृतसर के एक स्कूल लड़के से लेकर फील्ड मार्शल तक, कर्तव्य, सम्मान और हां, थोड़ा हास्य भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, धन्यवाद। आपकी जीवन कहानी सिटंग नदी से लेकर 1971 की जीत तक वास्तव में प्रेरणादायक है। अपने शब्दों में आपकी यात्रा सुनना एक सम्मान की बात रही है। धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। याद रखें, असली हीरो वे सैनिक हैं जो मैदान में हैं। मैं तो बस कहानी सुना रहा था। जय हिंद। मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी निडर नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यदि उनकी यात्रा आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उन नायकों को सलाम करें जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और उनके वंश को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।